आप सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। जो शाम को देख रहे हैं यूट्यूब, उन्हें गुड इवनिंग समझ लेना चाहिए। हालांकि क्लास मॉर्निंग का है, इसलिए हमने गुड मॉर्निंग कहा। एक बार क्लास शुरू होने के पहले आप लोग विनम्र पूर्वक कुछ तीव्रता लिए हुए तेजी से बोले, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी लोग बोलेंगे, क्योंकि हम नागरिकता पढ़ रहे हैं। नागरिकता का मतलब होता है सिटीजनशिप। देखिए, हमने लिख भी दिया है नागरिकता। नागरिकता का मतलब होता है क्या? सिटीजनशिप। अब ये सिविल सर्विस के लिए है तो है ही है, साथ में प्रत्येक एग्जाम में भी आता रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है, इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। कहाँ पर उल्लेख है? संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसका उल्लेख संविधान में है। अब संविधान में आप देखेंगे नागरिकता का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है? भाग 2 में। भाग 2, इसका मतलब पार्ट 2। जो पार्ट 2 है, पार्ट 2, वहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ उस समय, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया था। इसीलिए 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विधि दिवस या संविधान दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कहें या विधि दिवस या राष्ट्रीय संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को। जब प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे उसमें मिलेगा कि 26 नवंबर 1949 को एतद, आगे पढ़ेंगे तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार किया गया, संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, उस समय कुल 22 भाग थे। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कुल कितने भाग थे? 22 भाग, 22। और आज भी 22 भाग हैं। हालांकि कुछ उसमें 25 भाग भी कहा जा सकता है तो सही 22, 25 भी कह सकते हैं, लेकिन 25 सही नहीं माना जाता है, क्योंकि भाग जो 4 है, भाग 4 में भाग 4A अर्थात भाग 4 का जुड़ा है, वो सब उसका है पार्ट। 14 में 14 का जुड़ा है या 14A कहिए, वो उसका सब पार्ट है। 9 में जो जुड़ा है, 9A जुड़ा है, 9B जुड़ा है, ये उसके सब पार्ट है। एक घटा है, तो इस तरीके का 25 भी लिख सकते हैं छोटे एग्जामों में, और प्री के लिहाज से 25 भी लिख सकते हैं। लेकिन यदि ऑप्शन 22 नहीं है तो 25 तभी मारेंगे। तो भाग 22 जो भाग हैं, 22 भाग में जो दूसरे नंबर का भाग है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 2 में, और इसमें अनुच्छेद, आर्टिकल जो होता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। 5 से 11, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक का उल्लेख है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ तथा उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ तथा उसके संघ क्षेत्रों का उल्लेख, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। नागरिकता जो होता है, ये संघ सूची का विषय, यहीं पे ध्यान दीजिए, ये किस सूची का विषय है?
संघ सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय। मुख्य रूप से हमारे पास 3 सूचियां हैं। जो अनुसूची में जब आप देखेंगे 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, वहीं पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख हमने कर दिया है। अनुसूची वाले टॉपिक में हमने इसको डाल दिया है। वहाँ पे अनुसूची पर विस्तार पर आप देख सकते हैं। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 है। अब यहाँ पे ये सिविल सर्वेंट में, सिविल सर्विस के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं माने रखता है कि 5 को में क्या है, 6 में क्या है, 7 में क्या है। एग्जाम में इस तरीके का बहुत डीपली नहीं आता है। यहाँ हमको कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है। तो इसमें है क्या, सबसे पहले हम नागरिकता के अर्थ को समझेंगे। इसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। अर्थ और महत्व को समझेंगे। किसको समझेंगे? इसके अर्थ और महत्व को। नागरिकता का अर्थ क्या होता है और महत्व क्या होता है। देखिए, कोई भी अगर नागरिकता की बात किया जाए इस अनुच्छेद के तहत, इस भाग के तहत, कोई भी व्यक्ति जो भी व्यक्ति है, पर्सन है, इसमें व्यक्ति में 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति होता है नागरिक, सिटीजन। नागरिक मतलब क्या होता है? सिटीजन, CITIZEN, सिटीजन। और दूसरा होता है विदेशी, फॉरेन या एलाइन। तो विदेशी है और एक सिटीजन है, यानी कि नागरिक है। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अब देखिए, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल विदेशी को मिलते हैं और कुछ अधिकार ऐसे होते हैं भारत के नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी मिलते हैं। अब व्यक्ति का मतलब समझ में आ गया होगा। व्यक्ति 2 प्रकार के, एक तो विदेशी, दूसरा नागरिक। कुछ अधिकार केवल नागरिक को ही मिलेंगे, ओनली सिटीजन को, और कुछ अधिकार होते हैं विदेशियों को मिलते हैं, साथ साथ में नागरिक को भी रहेगा वो। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जो नागरिक होता है, नागरिक को अधिकार तो है। अधिकार का मतलब हम किस अधिकार की बात कर रहे हैं? मूल अधिकार की। कोई भी अधिकार ले सकते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से मूल अधिकार ही समझा जाता है। मूल अधिकार के साथ साथ जो नागरिक होता है वो अपने मूल कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। जो नागरिक होता है किसी भी राष्ट्र के लिए है, किसी भी राष्ट्र के लिए, लेकिन हम यहाँ पर भारत जैसे देश की बात कर रहे हैं, भारत जैसे राज्य की। भारत अभी तक राज्य है, राष्ट्र नहीं बन पाया है। भारत क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि भारत है, तो यहाँ पे ए में लिख सकते हैं देश, बी में लिख सकते हैं राज्य, सी में लिख सकते हैं राष्ट्र, और डी में लिख सकते हैं उपर्युक्त सभी। तो देखिए, ऐसा प्रश्न पूछा गया है छोटे एग्जामों में। तो ऐसे में भारत क्या है? भारत राज्य है। चूंकि राज्य की एक परिभाषा होता है, जिसका अपना एक निश्चित जनसंख्या हो, जिसका अपना एक निश्चित क्षेत्रफल हो, जगह हो, जिसका अपना एक निश्चित सरकार हो, और जिसका अपना संप्रभुता हो। संप्रभुता बता चुके हैं पहले टॉपिक्स में कि संप्रभुता मतलब आंतरिक मामलों में सर्वोपरि और बाह्य मामलों में स्वतंत्र जो होता है वही सर्वोपरि है। वो चाहे राष्ट्र के संदर्भ में हो और चाहे किसी छोटे संस्थान के संदर्भ में हो। तो मुख्य रूप से संप्रभु का मतलब होता है राज्य के संदर्भ में ही होता है, देश के संदर्भ में ही होता है। आंतरिक मामलों में जो सर्वोपरि हो, अपने अंदर के कानून मामले में, अंदर के जो क्रियाकलाप के मामलों में सर्वोपरि हो, सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो। और बाह्य मामलों में उत्तम तो नहीं हो पाता, सर्वोपरि नहीं हो पाता, बल्कि क्या होता है? श्रेष्ठ। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो भारत के प्रधानमंत्री भारत के अंदर में, या राष्ट्रपति की बात किया जाए भारत के अंदर में, ये सर्वोपरि हैं। लेकिन बाहर जैसे जाते हैं, भारत के बाहर,
तो सर्वोपरि नहीं रहेंगे, बल्कि क्या रहेंगे, केवल स्वतंत्र रहेंगे। तो राज्य की परिभाषा यही होता है, जिसका अपना एक क्षेत्र हो, जिसका अपना एक संप्रभुता हो, जिसका अपना एक जनसंख्या हो और जिसका एक अपना निश्चित सरकार हो। तो राज्य की परिभाषा, भारत अभी राष्ट्र नहीं बन पाया है। 1947 में जब देश की स्वतंत्रता की बात हो रहा था तब भारत राष्ट्र बनने के कगार पे था, लेकिन अभी तक भारत राष्ट्र नहीं बन पाया है। इसलिए डी उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, राज्य। देश हम लोग व्यवहार में प्रयोग करते हैं, तो इसका मतलब भारत क्या हो गया है, भारत एक राज्य है। भारत क्या है, एक राज्य है, ये ध्यान देना, भारत क्या है, एक राज्य। तो जो भी राज्य के नागरिक, भारत राज्य के नागरिक हैं, अभी क्लियर हो गया, भारत एक राज्य है। भारत राज्य के जो भी नागरिक हैं उनको मूल अधिकार तो प्राप्त होता है, कोई भी अधिकार रहता है वो दिया रहता है, साथ में उनको मूल कर्तव्य भी निर्वहन करना पड़ता है, निर्वहन करते हैं। जैसे कर देना, भारत के जो नागरिक हैं वो कर भी देते हैं, कर अदायगी करते हैं। राष्ट्र का सम्मान करना, राष्ट्र गान गाना, तिरंगा झंडा फहराना, तिरंगा झंडा फहराने का काम होता रहता है। तो जो भी भारत के नागरिक हैं ये सब कार्य उनको कर्तव्य के अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है। इनको कर्तव्य का निर्वहन करना जरूरी नहीं, एक कर्तव्य का निर्वहन करें या ना करें इनकी इच्छा पर है, इनकी स्वेच्छा पर है। तो एक तो क्लियर हो गया, नागरिक कौन, विदेशी कौन। इसका मतलब नागरिक को जो होते हैं लगभग सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि विदेशी को कुछ एक अधिकार मिलते हैं। जैसे अगर हम भारत में संदर्भ में बात करें, संविधान में मूल अधिकारों की बात करें, तो देखिए जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, इनको अगर हम बात करें अनुच्छेद 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, ये सब क्या है, ये सब नागरिक को दिया गया अधिकार है। जो सिटीजन हैं इनको दिया गया अधिकार है। अनुच्छेद 15 में क्या है, आप मूल अधिकार के टॉपिक में पढ़ेंगे कि 5 प्रकार के हैं, वंश है, लिंग है, जन्म स्थान मतलब निवास स्थान है, जन्म है, लिंग जन्म स्थान है, निवास है, और क्या नाम है इसका, लिंग है, क्या नाम है इसका, धर्म है। 5 प्रकार हैं। इनके आधार पर सार्वजनिक स्थल पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही इसमें भी, 16 में भी सार्वजनिक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरियों में जन्म स्थान है, लिंग है, धर्म है, मूल स्थान है, निवास है, इस प्रकार के 5 चीज़ें हैं जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, आधार विभेद की मनाही है। तो सार्वजनिक स्थल है, सरकारी नौकरी है, या इसमें बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की, आवागमन की स्वतंत्रता, ये सब विस्तार में आप पढ़ने को मिलेगा, क्या नाम है, मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में। ज़्यादा हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये सब अल्पसंख्यकों के संदर्भ में है। तो कुल मिलाकर के ये अधिकार के साथ साथ देखिए, इसके साथ में अगर विधानसभा का चुनाव होता है या लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नागरिक जो होता है मतदान कर सकता है, वोटिंग कर सकता है, वोट दे सकता है। वोट मतलब मतदान, लोग वोट देने जाते हैं, पहले अंगूठे से इस प्रकार से लगता था, एक इस प्रकार से ऐसे लगा देते थे, अब आ गया बटन आ गया है, ईवीएम मशीन आ गया है। ईवीएम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है, ईवीएम पर विवादें चलते रहते हैं, उसमें निर्वाचन आयोग को घसीट के लाते हैं लोग, है ना, राजनीतिक लोग निर्वाचन आयोग अपना जो है पक्ष विपक्ष सब रखते हैं, तो वो अलग चीज़ है। कुल मिला के हम जानेंगे जो नागरिक हैं लोकसभा या विधानसभा में वोट दे सकते हैं, मतदान दे सकते हैं, और इस समय वोट देने का अधिकार 18 वर्ष जो पूर्ण कर चुका है, पूरा कर चुका है, वो वोट दे सकता है, वोट दे सकता है, मतदान दे सकता है। मतदाता पहले 21 वर्ष था, कितना था, 21 वर्ष, और 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया, 18 वर्ष। और ये कब किया गया है, ये 1989 में किया गया, 1989 में। और ये संविधान में संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम एक्ट 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 19
1989। इसका मतलब 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता की आयु या उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया। कई बार पूछा गया है, इसीलिए हमने इसको रिपीट करा दिया। कई बार पूछा गया। 61वां यानी कि 61 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन एक्ट 1989 1989 में मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। इस समय 18 वर्ष की जो उम्र पूरा कर चुके हैं वो मतदाता में अपना नाम दे सकते हैं। हम वापस आते हैं तो ये इतना क्लियर हो गया। तो वोट देने का काम केवल नागरिक कर सकता, विदेशी नहीं। वोट देने का काम केवल कौन कर सकता है? नागरिक कर सकता, विदेशी नहीं। और साथ में देखिए, इसके साथ में जो लोकसभा है, इसके साथ में देखिए जो लोकसभा है और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इसको है नागरिक को, लेकिन विदेशी नहीं लड़ सकता है। ये ध्यान देना, लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ सकता है कौन? ये नागरिक, विदेशी नहीं। और ये नागरिक को और क्या में ले सकता है? देखिए, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पीएम, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मान सकते हैं। इनके जो भी जज हैं, न्याय पदाधिकारी जो लोग हैं, या कैग हैं, CAG कैग बाद में पढ़ने के मिलेगा, और से एक टॉपिक में इसमें है कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कंप्ट्रोलर, कंप्ट्रोलर सी मतलब कंप्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, कंप COMP, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक कैग है या महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, इसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा ये कानून का अधिकारी है, विधि का अधिकारी होता है। कुल मिलाकर के इस प्रकार के बहुत से पद हैं, जो इस प्रकार के उच्च पदाधिकारी लोग हैं। इन सब पर केवल नागरिक ही हो सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, विदेशी नहीं हो सकते, विदेशी नहीं हो सकते, केवल नागरिक। अब देखिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल विदेशी को साथ साथ नागरिक को भी हैं, विदेशी के साथ साथ किसको भी हैं? नागरिक को हैं। अब कुछ ऐसे अधिकार हैं जो विदेशी भी पाएगा और साथ में नागरिक, नागरिक तो सब अधिकार मिलेगा। इसका मतलब नागरिक को लगभग सभी अधिकार मिलते हैं, विदेशी को कुछ ही अधिकार मिलते हैं। अब विदेशी रहेगा तो नागरिक जरूर रहेगा, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे अनुच्छेद 14, अगर आर्टिकल 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 दोनों को मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि अनुच्छेद 14 में है क्या? विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण। अनुच्छेद 14 पर एक अलग टॉपिक हमारा है, हमरा का बना दिया है, उसको आप देख सकते हैं, और क्लास में तो मिल ही रहा है सब चीज़, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 पर विस्तार में चर्चा किया गया है। थोड़ा हम फास्ट लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं, क्योंकि हमेशा तैयार रहता, हमेशा याद रहता है, बहुत थोड़ा फास्ट लेके चलते हैं, बहुत धीरे धीरे नहीं लेके चल पाते हैं। फिर भी स्पष्ट भाषा में बताने की कोशिश करते हैं, और लिखना भी इसी तरीके का है, टू दी पॉइंट लिखना है। फिगर भी दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार का मोनोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन इस मोनोग्राम को बनाने के बाद में उसको जो है एक चतुर्भुज में घेर दीजिए, चाहे सम चतुर्भुज में या समांतर में या वर्ग में या आयत में, किसी भी एक घेरे में घेर दीजिए। तो विदेशी को जो है अनुच्छेद 14 प्राप्त है, और नागरिक को भी।
अनुच्छेद 14 में है क्या, विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून, विधि माने कानून, कानून के सामने सभी समान होंगे। विधि के समक्ष समता, समता माने इक्वलिटी, समानता, इसका मतलब कानून के सामने कौन होंगे, सभी समान, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी। अब 14 के साथ साथ आर्टिकल अगर 20 की बात करें, यानी कि इसमें संरक्षण की बात किया गया, कोई जैसे अपराध किया है व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो चाहे वो विदेशी, उसको अपने संरक्षण के लिए आवश्यकता की है कुछ वकील करने की, छुड़वाने की, बात करने की, सहायता लेने की उसको, तो इसलिए चाहे नागरिक हो चाहे विदेशी, ये दोनों को अधिकार मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन से अधिकार किसको मिलेंगे, कौन से अधिकार किसको, एक हालांकि ये मूल अधिकार में हम विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल देख रहे हैं कि नागरिक और विदेशी में क्या क्या है डिफरेंस, ये देख रहे हैं। 20 के साथ साथ 21 की अगर बात करें, अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 है, इसमें क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अपना जीवन होता है, जीने की एक कला है, जीने का अधिकार होना चाहिए। तो हर व्यक्ति को न्यायालय द्वारा ये मिला है अधिकार है, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक है, उसको जो है जीवन का अधिकार मिलना चाहिए, दिया जाना चाहिए, रहेगा जीवन का अधिकार। 21 ये है। ऐसे कुल मिलाकर के अब समझ में आ गया होगा कि कुछ अधिकार विदेशी को मिलता है, जबकि लगभग सभी अधिकार किसको मिलता है, नागरिक को मिलता है। विदेशी और नागरिक में स्पष्ट हो गया। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। कर्तव्य में, मूल कर्तव्य में जो लिखा गया है 11 मूल कर्तव्य, सबका सब ये निर्वहन बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का नागरिक होने के कारण और इसको मूल अधिकार भी मिला है, इसलिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये निर्वहन कर भी सकता, नहीं भी कर सकता, बहुत कम लोग करते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा अधिकार नहीं मिलता है। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे यही समझना, इसको कौन अधिकार मिलेगा, क्योंकि कानून के सामने इसको संरक्षण देना है, इसका भी जीवन है, कहीं अपराध हुआ तो भी इसको संरक्षण देना है, और जीवन के अधिकार के तहत तो भी इसको देना। नागरिक को तो मिलेगा ही, इनको इसलिए, और इसलिए विदेशी को नहीं मिलेगा, क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर इनके जाने से देश के लिए खतरा हो सकता है, अशांत हो सकता है, कानून व्यवस्था को नुकसान हो सकता है, नौकरी देने में भी नुकसान हो सकता है, नौकरी में कुछ भी नौकरी हो सकता है देने में, विदेशियों को देने में नुकसान है। आगे विस्तार में 16 पर पढ़ना है, बहुत लंबा टॉपिक है। अनुच्छेद 16 आर्टिकल 19 में आने जाने का, बोलने का, व्यापार करने का, बसने का अगर छूट दे दिया जाएगा तो विदेशी हमारे लिए नुकसान कर सकते हैं। इसके पहले देखिए, मुगल के समय में जब अंग्रेज लोग आए थे, यानी कि विलियम हॉकिंस आए हैं पहले, फिर सर थॉमस रो आए हैं अपना पत्र लेकर के, और इन लोगों ने अपना जो है व्यापार करने के माध्यम से दे दिया, इससे जो है नुकसान हुआ। धीरे धीरे ये लोग व्यापार करते करते यहीं पे बस के, हमारे लिए फिर धीरे धीरे खतरा उत्पन्न हुआ। तो फिर 29-30 है, तो देखने की कौन सा अधिकार विदेशियों को देने से हमारे लिए नुकसान हो सकता है, इसीलिए हम कुछ अधिकार विदेशियों को नहीं देंगे, विदेशियों को कुछ अधिकार नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको उससे नुकसान है। अब सवाल है नागरिकता की, अगर इतना बड़ा उपयोगिता है नागरिकता की, सिटीजनशिप की, तो हम क्यों न करें, नागरिकता को समझें क्या है, नागरिकता कैसे ग्रहण किया जाएगा और नागरिकता कैसे त्यागा जाएगा। कोई व्यक्ति नागरिकता त्यागना चाहता है तो कैसे त्यागेगा, लेना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, अर्जन करना चाहता है नागरिकता को, तो कैसे अर्जन करेगा। तो नागरिकता की उपयोगिता ज़्यादा है किसी भी राष्ट्र के लिए। हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, किसी भी राष्ट्र के लिए उपयोगी है नागरिकता, लेकिन भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे। ये तो था अर्थ और महत्व। इतना नहीं लिखना भाई, लिखना है टू दी पॉइंट लिखना जो हम बताए हैं, लेकिन इसमें से जब आप जानते रहेंगे, प्री निकालेंगे ना, प्री नहीं निकलेगा मेंस लिखेंगे कैसे, और प्री के साथ मेंस में भी काम करेगा, कौन कहाँ से पूछेगा, ये जब आपका कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तब लिख पाएंगे। सीधा सीधा तो प्रश्न पूछता नहीं कोई भी, उसको कई जगह से उठा के पूछा जाता है। तो आप जब मैटर जानते रहेंगे तभी लिखेंगे, जब तथ्य रहेगा, मैटर रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। और इंटरव्यू में पूछ लिया तब,
इंटरव्यू में तो पता नहीं क्या पूछा जाएगा, सब कुछ पूछा जा सकता, कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। सब कुछ भी पूछा जा सकता है और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। वो आपको सब इंटरव्यू में अधिकारी जो हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, कमेटी वाले, वो जान जाएंगे कि प्रशासनिक अधिकारी का गुण आप में है, तो चयन कर लेंगे। थोड़े से ही देर में इंटरव्यू में भाप लेंगे, नहीं भाप पाएंगे तो ज़्यादा लंबा इंटरव्यू खींचेगा। वो तो वही देखना चाहते हैं, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, देखने चाहते हैं कि क्या जान रहे क्या नहीं, क्या आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, क्वांटिटी है कि नहीं। हम वापस आते हैं, तो ये महत्व हो गया नागरिकता के बारे में आप जान चुके हैं, ये संघ सूची का विषय है। अब नागरिकता जो है कितने प्रकार से ले सकते हैं और क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले जो है नागरिकता के संदर्भ में 1955 में संशोधन हुआ है ना, इसको कहते हैं नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955। सबसे पहले क्या होता है, 1955 में नागरिकता अधिनियम आता है। नागरिकता अधिनियम के तहत इसमें सबसे पहले यही आता है, नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप अमेंडमेंट 1955। इसमें जो है नागरिकता ग्रहण करने का, अर्जन करने का 5 तरीका बताया गया। कितना तरीका अर्जन के लिए? 5 तरीका। इसको हमको पढ़ना है। और अगर त्यागना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता त्यागना चाहता है, नागरिकता से हटना चाहता है, तो इसके लिए जो है 3 तरीका बताया गया है और ये मान्य है। तो ये कब आया है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा अर्जन 5 तरीके से और त्यागना 3 तरीके से। कोई भी एग्जाम, छोटे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही पूछा जाता, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बड़े एग्जाम में थोड़ा सा विस्तार में पढ़ने की आवश्यकता है। अब इसके बाद में नागरिकता अधिनियम 1986 आया। इसका मतलब 1986 में नागरिकता में संशोधन किया गया। और इसके बाद में जो है नागरिकता में कब आया है? नागरिकता में संशोधन हो जाता है, क्या नाम है, 1992 में, फिर 3 में, फिर 5 में। 1900 नागरिकता अधिनियम पूरा लिखना पड़ेगा भैया। नागरिकता अधिनियम 1992, नागरिकता अधिनियम 1992 में 2003 के साथ साथ में अगर आप देखेंगे 2005 है, 2015 है, 2000 नागरिकता अधिनियम 2005 है, फिर उसके बाद 2015 है, फिर उसके बाद 2019 है। यही 2019 वाला, इसको अलग से एक टॉपिक्स में पढ़ना पड़ेगा। इसी में आया है CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम ये 2019 का था। इसको विस्तार में पढ़ना पड़ेगा, एक अलग टॉपिक्स मिलेगा आपको CAA। इसलिए अभी यहाँ पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो ये अलग रास्ता निकल जाएगा और दूसरा रास्ता भटक जाएंगे। तो सबसे पहले बना नागरिकता अधिनियम 1955। अब देखिए, ये आपको याद नहीं करना है, इसमें जो भी याद आ रहा है लिख सकते हैं, लिखने का अगर काम है, नहीं याद आ रहा नहीं लिख सकते हैं।
पूछा नहीं जाएगा। 1 लिखिए, 2 लिखिए, बीच में सब गैपिंग कर दीजिए। अभी इतना हाल में 2019 में, हाल के वर्षों में 2019 में CAA का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके निम्न प्रावधान है ये। तो इतना लाया गया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पे जो है अर्जन कितने प्रकार का हो सकता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का हो सकता है। और अब इन 5 प्रकार में हम पढ़ेंगे एक एक प्रकार। देखिए, जो नागरिकता अर्जन होता है, अर्जन नागरिकता का अर्जन किया जाता है। अर्जन कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। 5 प्रकार में कौन कौन है? पहला प्रकार जो है, पहला प्रकार ये है जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर पहला जो ले लेंगे, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर इसका मतलब क्या होता है? जन्म कहिए, चाहे जन्म कह सकते हैं या कह सकते हैं क्या, जन्म के आधार पर। जन्म ही रहने दीजिए, जन्म के आधार पर। जन्म के आधार मतलब जिस शिशु का, जन्म का मतलब क्या होता है? जिस शिशु का जन्म, जिस शिशु का जन्म भारत में हुआ है। शिशु का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, इंडिया में। जिस शिशु का जन्म कहाँ हुआ? भारत में, अर्थात इंडिया में। और उसके माता या पिता या माता या पिता या दोनों में से, या तो माता हो या तो पिता हो या तो दोनों क्या हो? भारतीय हो, इंडियन हो। वो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत का नागरिक है। 5 प्रकार में नागरिकता ले सकते हैं। तो जिसमें पहला प्रकार जन्म के आधार पर, वह शिशु भारत का नागरिक होगा, या वह शिशु भारत का नागरिक है जिसका जन्म भारत में हुआ है। उसका माता या तो पिता या तो दोनों हों, और अच्छी बात है। दोनों में से माता भी हो सकते हैं भारतीय, या पिता हो सकते हैं। दोनों में से एक भारतीय एक विदेशी हो, कोई दिक्कत नहीं। विदेशी हो, एक भारतीय हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस शिशु का जन्म भारत में हुआ हो तो वो भारतीय है। अब सपोज करिए यहाँ पर 2 लोग की हम उठाते हैं बात। एक प्रियंका चोपड़ा की बात उठाते हैं। सभी लोग जानते होंगे, देसी गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है चोपड़ा, फिल्म की अभिनेत्री हैं। देखिए, नाम सुने हैं। अभी हम प्रियंका चोपड़ा को सही नहीं चिन्ह पाएंगे, पहचान नहीं पाएंगे कौन है प्रियंका चोपड़ा, लेकिन नाम सुने हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जो हैं भैया, हम केवल एक लोगों को देखें अभी पहचान पाते हैं, रानी मुखर्जी को केवल, और किसी नहीं पहचान पाते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा हैं, ये इंडियन हैं, भारतीय हैं। इन्होंने विवाह अमेरिका से किसी लड़के से किया, जोसेफ निक करके ऐसे कुछ नाम है, हमको याद क्लियर नहीं है। अमेरिका के जो गायक, वो गायक हैं, एक लड़के हैं, मतलब मैन कहिए या बॉयज कह सकते हैं, जो बस मैन ही रहेंगे, आदमी ही। तो एक आदमी से लड़के जो भी कह दीजिए, इनसे विवाह किए। अब इनमें देखिए, माता जो है, माता तो इंडियन है, पिता भारतीय हैं। लेकिन इनसे जो बच्चा जन्म लिया, जन्मा बच्चा कहाँ पर? इंडिया में जन्म लिया। इंडिया में बच्चे ने जन्म लिया, तो जन्म के आधार पर यह बच्चा जो होगा वो भारतीय होगा, इंडियन होगा, इंडियन भारतीय नागरिक होगा जन्म के आधार पर। हाँ, इसका जन्म भारत के बाहर होता तब वहां पे दूसरा कंडीशन होता। दोनों, या तो दोनों हो सकते, दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं, माता पिता दोनों है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर भी दोनों में से कोई एक है
कोई एक है तो जन्म के आधार पर। अब अगर हम दूसरा उदाहरण दिखाते हैं, मान लीजिए युवराज सिंह अपने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, युवराज सिंह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये इंडियन हैं, भारतीय हैं, ये क्या हैं, ये भारतीय, लेकिन इनसे विवाह हुआ इंग्लैंड की एक जो है मॉडल से, इंग्लैंड की एक मॉडल है, इनसे विवाह हुआ। अब इन दोनों से जो बच्चा जन्म लेगा, अब जन्म लेने वाला बच्चा जो है यदि भारत में जन्म लिया है, कहाँ पर, भारत में जन्मा, भारत में जन्मा है बच्चा, तो वो भारतीय होगा। क्या होगा, भारतीय। वो बच्चा कैसा होगा, इंडियन होगा, भारतीय होगा, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही बच्चा यदि इंडिया के बाहर जन्म लिया होता तब अलग कंडीशन हो जाता, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और दोनों माता पिता हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जन्म के आधार मतलब शिशु का जन्म के आधार पर, मतलब शिशु का जन्म भारत में हुआ हो, जिसमें माता या पिता या दोनों क्या हों, दोनों जो है या कोई भारतीय हो, ये है जन्म के आधार पर। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब दूसरे आधार पर आते, एक पहला प्रकार था, जन्म के आधार पर क्या था, पहला प्रकार था। अब दूसरा हम प्रकार देखेंगे क्या है। दूसरे में देखेंगे, एक तो जन्म के आधार पर हो गया भैया। अब दूसरा क्या है, अगर हम दूसरे की बात करते हैं, जन्म के आधार के स्थान पर है वंश के आधार पर। क्या है, वंश के आधार पर। वंश मतलब रक्त संबंध है। वंश मतलब क्या समझ सकते हैं, रक्त संबंध है। दूसरा क्या है, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे रक्त संबंध। क्या होता है, रक्त संबंध। रक्त संबंध को हम लिख सकते हैं वंश के आधार पर। भाई रक्त मतलब क्या, वंश, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, चाहे रक्त संबंध लिखिए और चाहे वंश के आधार पर, दोनों बात एक ही है, दोनों में से एक ही लिखना है, एक ही समझना है। हाँ, फ्री में दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। रक्त संबंध मतलब क्या, वंश के आधार पर। जैसे अभी हमने बताया, जो बच्चा माता या पिता या दोनों भारतीय तो हैं, दोनों हो सकता भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो, लेकिन बच्चे का जन्म भारत क्षेत्र के बाहर हुआ है, भारत क्षेत्र के बाहर हुआ है, तो वह जो है भारत का नागरिक होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन भैया क्या है कि इसमें देखिए आपको मिलेगा कि भारत के क्षेत्र के बाहर जन्म लेने वाला जो शिशु है, जिसके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हों, वह क्या नाम है, जन्म क्या नाम है इसका, नागरिकता ले सकता, नागरिक होगा। तो एक तो था, एक पहले था, क्या नाम था इसका, 5 तरीका में, 5 तरीकों में क्या था, एक था हमने बताया जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। दूसरा क्या है, वंश के आधार पर। वंश माने रक्त संबंध, चाहे वंश कहिए या रक्त संबंध। इसका मतलब माता या पिता या दोनों, ये दोनों क्या हों, भारतीय हों, भारतीय, माता हो या पिता हो या दोनों हो, क्या हो, भारतीय हो, चाहे माता है या पिता या दोनों। लेकिन बच्चे का जन्म जो है, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म जो है भारत के बाहर, भारत के बाहर हुआ है, तो भी वह भारत का नागरिक होगा, तो भी भारत का नागरिक। अब जैसे सपोज करिए कि मान लीजिए हमारे यहाँ के, मान लीजिए कोई भी हैं, किसी प्रसिद्ध का नाम ही बता देते हैं। मान लीजिए कोई प्रसिद्ध अधिकारी हैं हमारे यहाँ के, IAS अधिकारी हैं, और ये सबसे ईमानदार प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं। इनका नाम है अशोक खेमका, श्री अशोक खेमका। और मान लीजिए इनकी, मान लीजिए वाइफ हैं,
अब हैं कि नहीं हम नहीं जानते, इतना डीपली नहीं पढ़े हैं कि हम इनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए इनकी पत्नी है, और इनकी पत्नी ये क्या हो सकती हैं, भारतीय हो सकती हैं, भारतीय नहीं हैं तो विदेशी हो सकती हैं, अमेरिका, कनाडा, हांगकांग, जर्मनी, कोई भी देश की, उसे नहीं मतलब। और इनसे जो जन्म लिया है बच्चा, जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म जो है भारत के बाहर विदेशी राज्य में हुआ है, विदेशी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य हो सकता है, XYZ कोई भी, जर्मनी, हांगकांग, नागालैंड तो अपना ही है, क्या नाम है इसका, चीन है, रूस है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ब्राज़ील है, कोई भी देश भारत के बाहर विदेशी राज्य में जन्म लिया है तो भी वो भारत का नागरिक होगा, क्योंकि इसका वंश माने रक्त संबंध, रक्त जो है ये भारतीय, ये तो इंडियन ही हैं। हो सकता है ये इंडियन ना हो सकता है ये विदेशी कोई हो, ये जो है भारतीय हो, कोई भी अधिकारी, इस प्रकार के मान लीजिए अधिकारी ही हटा देते हैं, मान लीजिए कोई भी नाम दे देते हैं, ये विदेशी भी हो सकते हैं और भारतीय भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही रहेगा। अगर दोनों विदेशी हो जाएंगे तब मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब दूसरा सिस्टम हो जाएगा। एक दोनों में से एक कम से कम, दोनों में से कम एक जो है इंडियन हो, दोनों हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो रक्त के संबंध के आधार पर, यानी कि वंश के आधार पर नागरिकता, एक तो जन्म हुआ है इंडिया में और उनमें से कोई का माता या पिता या दोनों जो है इंडियन हो, और एक तो जन्म बाहर हो गया है। सपोज करिए यहाँ के मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री हैं, पति पत्नी के साथ बाहर जाते हैं और जन्म उसका अमेरिका में हो जाता है बच्चे का, तो भी वो भारत का नागरिक रहेगा, ऐसा नहीं कि वो दूसरी जगह का नागरिक हो जाएगा, भारत का नागरिक रहेगा, केवल जन्म ही हुआ है। तो एक रक्त संबंध बताता, वंश बताता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा जो 5 प्रकार हैं, अब तीसरे की हम चर्चा करेंगे। तीसरा क्या है, एक तो जन्म के आधार पर और वंश के आधार पर, अगला है पंजीकरण। पंजीकरण मतलब लिख सकते हैं आवेदन के द्वारा, आवेदन के द्वारा पंजीकरण लिखिए या आवेदन, ये तीसरे नंबर का है, यानी कि पंजीकरण। चाहे पंजीकरण लिखिए या आवेदन लिख सकते हैं, पंजीकरण के द्वारा या आवेदन के द्वारा नागरिकता लेना। अब पंजीकरण के द्वारा जो आवेदन नागरिकता लिया जाता है, इसके तहत इसके लिए 3 शर्त है भैया, 3 चीजें हैं, 3 में से कोई भी एक हो सकता है। अब देखिए पंजीकरण में मतलब क्या है, माता पिता भारतीय से नहीं, मतलब ये तो 2 कंडीशन बता दिया गया है, माता या पिता या दोनों भारतीय हों, जन्म शिशु का जन्म भारत में हो तो जन्म के आधार पे, शिशु का जन्म भारत के बाहर हो गया तो वंश के आधार पे। अब इसमें पहला कंडीशन क्या है कि राष्ट्रमंडल का सदस्य देश, राष्ट्रमंडल चाहे कहिए, चाहे इसी को कहिए कॉमनवेल्थ मतलब होता है, ये इंग्लिश शब्द, ये हिंदी है, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य देश, यानी कि सदस्य देशों का, यानी कि व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति, सदस्य देशों का कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रमंडल का लेकिन होना चाहिए, या कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल का सदस्य देश। राष्ट्रमंडल में वर्तमान में लगभग हमको लगता है 54 देश हैं, फिर भी एक बार नेट से देख लीजिएगा। तो राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ में वही देश आते हैं जो इंग्लैंड के गुलाम थे, जो इंग्लैंड के गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, वही लोग थे। अब बहुत से देश अपने को इंग्लैंड का गुलाम नहीं मानते हैं, जैसे अमेरिका भी है, अपने को इंग्लैंड का गुलाम नहीं मानता है, इसलिए कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं। हालांकि उस समय ऐसा मानता था कि अंग्रेज पूरे दुनिया को गुलाम बनाए थे, लेकिन फिर भी बहुत से देश नहीं मानते हैं कि हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो लगभग 54 देश हैं सदस्य, तो 54 देश ये स्वीकार करते हैं कि हम इंग्लैंड के कभी गुलाम थे।
तो भारत भी कॉमनवेल्थ का देश है, राष्ट्रमंडल का देश है। चूंकि भारत स्वीकार करता है हम इंग्लैंड के गुलाम थे। तो जो यहाँ के सदस्य देश लोग हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है, सदस्य देश के अलावा भारतीय मूल का व्यक्ति हो या भारतीय कोई विदेशी जो है भारतीय से विवाह किया हो। एक तो है एक सदस्य देश का व्यक्ति है और दूसरा है भारतीय मूल। भारतीय मूल बाद में लिखते हैं। यहाँ पे क्या नाम है, कोई विदेशी जो है, कोई विदेशी भारतीय से विवाह किया हो, भारतीय से क्या किया हो, विवाह। कोई विदेशी भारतीय से विवाह किया हो। एक तो यहाँ पे एक कंडीशन है, कोई विदेशी जो है कोई भारतीय नागरिक से विवाह करने वाला विदेशी जो है, और साथ में क्या नाम इसका, कोई विदेशी भारतीय से विवाह किया हो और साथ में यह है कि भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति। भारतीय मूल का व्यक्ति मतलब होता है PIO। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ORIGIN। तो इसका मतलब होता है PIO। बाद में हम पढ़ेंगे दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, PIO और OCI। इन दोनों में डिफरेंस अलग टॉपिक्स में काफ़ी विस्तार में चर्चा करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बना रहे, भूले न। काफ़ी समय तक भूलता नहीं है जब विस्तार में पढ़े रहेंगे। PIO यानी कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ये है OCI समुद्र पारी देश। समुद्र पारी देश मतलब क्या होता है, यानी कि प्रवासी भारतीय के मतलब है, ये प्रवासी भारतीय होता है, ये भारतीय मूल का। विस्तार में चर्चा देखेंगे। अभी यहाँ पर है भारतीय मूल का जो व्यक्ति है। अब इस प्रकार के अगर लोग हैं, पंजीकरण में कौन कौन शामिल होंगे, कॉमनवेल्थ के देश अगर लोग हैं, या कोई विदेशी भारतीय से विवाह कर लिया है, और जो है भारतीय मूल का व्यक्ति। अब देखिए यहाँ पे विदेशी भारतीय से विवाह किया है, लेकिन वहाँ पे जा कर के वो अपना मान लीजिए प्रियंका चोपड़ा यहाँ से अमेरिका से चली गई, वहाँ पे नागरिकता ले लिया था, फिर बाद में उनके बच्चे यहाँ की नागरिकता लेना चाहें, तो उस संदर्भ में है। तो यही है। अब इन लोगों के लिए शर्त क्या है कि भारत में लगातार आकर के, चाहे ये देश हैं चाहे ये 5 वर्ष तक लगातार निवास किए हों, 5 वर्ष तक लगातार निवास किए हों। कहाँ पर, इंडिया में, भारत में 5 वर्ष तक यदि लगातार निवास करते हैं तो एक आवेदन देंगे, पंजीकरण होगा, आवेदन के द्वारा या पंजीकरण के द्वारा आवेदन देंगे। आवेदन में पंजीकरण के द्वारा इनका जो है प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा, एप्लीकेशन ले लिया जाएगा, और तब जाकर के इनको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगा। बाहर के लोगों के संदर्भ में है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ के लोग हैं, राष्ट्रमंडल के लोग हैं, यानी कि लगभग 54 देश जो पहले क्या नाम है, अमेरिका क्या नाम इसका, इंग्लैंड के गुलाम थे, वो लोग देश के लोग हैं, या कोई विदेशी भारतीय से विवाह हुआ किया हो, या जो है कोई भारतीय मूल का व्यक्ति PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति जो है, अगर इसका मतलब भारतीय मूल का व्यक्ति, अगर ये लोग में से कोई भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो पंजीकरण कराना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा, और 5 साल उसके लिए लगातार रहना पड़ेगा, तभी जो है इंडिया की नागरिकता मिलेगा। तो ये पंजीकरण हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला जो चौथे नंबर का हम देखेंगे, चौथे नंबर में पंजीकरण के अलावा क्या है, प्राकृतिक क्षेत्र होता है। क्या होता है, प्राकृतिक क्षेत्र। प्राकृतिक क्षेत्र। अब प्राकृतिक क्षेत्र क्या है, चौथे नंबर पे प्राकृतिक क्षेत्र। प्राकृतिक क्षेत्र को और भी लिख सकते हैं,
प्राकृतिक क्षेत्र को और क्या लिख सकते हैं, ये ध्यान देना है। प्राकृतिक क्षेत्र मतलब क्या होता है, क्या नाम, देशीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, देशीयकरण, देशीकरण या देशीयकरण। प्राकृतिक मतलब क्या, यानी कि जो प्रकृति में है, इसका मतलब जो देशी है, चाहे प्राकृतिक है चाहे देशी, जो प्रकृति में है उसका मतलब क्या, देशी है। तो प्राकृतिक क्षेत्र या देशीकरण, इसका मतलब क्या होता है, जैसे जो भारतीय भूभाग में, इसका मतलब क्या होता है, जो भारतीय भूभाग में, भारतीय भूभाग, जो क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र होता है जो भारतीय भूभाग में आता है, क्या नाम है, ऐसा क्षेत्र जो भारतीय भूभाग में आता है, क्या नाम है, भारतीय भूभाग में नहीं, देशीकरण में क्या रखेंगे, ऐसा कोई विदेशी जो है जो भारत में लगातार 10 वर्ष रहता है, पर देशीकरण हो गया है उसका, मान के चलिए प्राकृतिक क्षेत्र है। देशीकरण में जैसे मान के चलिए क्या नाम है, मदर टेरेसा का नाम सुना होगा, मदर टेरेसा, ऐसे समझिए। मदर टेरेसा ये कहाँ की थी, अल्बानिया की थी, अल्बानिया, अल्बानिया। आप कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि अल्बानिया किस महाद्वीप में है, किस महादेश में है, और ये किन किन को स्पर्श करता है। तो मदर टेरेसा जो है अल्बानिया की थी, लेकिन जो है ये भारत से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, भारत से नागरिकता ले सकते हैं, तो इनको भारत की नागरिकता मिला है। अब ये जैसे होता क्या, ये विदेशी हैं, इसका मतलब क्या होता है, विदेशी, कोई भी विदेशी। अभी देखिए जो प्राकृतिक क्या नाम, जो पंजीकरण था, पंजीकरण में हमने 3 चीज़ बताया था कि जो कॉमनवेल्थ का आदमी है, या तो जो है कि कॉमनवेल्थ के अलावा क्या नाम है, भारतीय महिला या भारतीय पुरुष से, भारतीय से कोई विदेशी विवाह किया है, और विवाह करने के अलावा क्या बताया था, क्या नाम इसका है, इसका क्या नाम इसको कहते हैं, राष्ट्रमंडल विवाह है, और PIO मतलब क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, तो ये चीज़ है। तो कोई भी विदेशी जो है ये भारत में यहाँ पर 10 वर्ष तक लगातार रहा हो, 10 वर्ष तक जो है रहता है, और उसमें था पंजीकरण में जो कॉमनवेल्थ वाले में था, या कोई विदेशी भारतीय से विवाह करता है, या जो है क्या नाम उसका बताए थे अभी, भारतीय महिला से विवाह करने वाला, और साथ में क्या नाम उसका है, PIO, यानी कि भारतीय मूल का जो व्यक्ति है, उनके लिए 5, भारतीय मूल का जो व्यक्ति था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या विवाह करने वाला, इसमें कुल मिला करके इसमें 5 वर्ष था, और इसमें जो है 10 वर्ष है, इसमें 10 वर्ष है, और इसमें 5 वर्ष था, इसमें 10 वर्ष है। तो इसका मतलब कोई भी विदेशी भारत में लगातार 10 वर्ष तक रहता है, तो वह प्राकृतिक क्षेत्र या देशीकरण के द्वारा जो है, देशीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता ले सकता है। ये देशीकरण के माध्यम से है कि कोई भी भारतीय जो है, कोई भी अगर विदेशी जो है, जैसे मदर टेरेसा लगातार 10 वर्ष में निवास करते हैं, तो सरकार से आवेदन करेंगे, और आवेदन के द्वारा जो है नागरिकता लिया जा सकता है। ये सभी समझ में आ गया होगा। तो प्राकृतिक क्षेत्र है, इसको हम हटा देते हैं। अगला जो टॉपिक है इसमें क्या नाम है, 5वें नंबर पर है क्षेत्र समष्टि है। 5वें नंबर पर क्या है, क्षेत्र समष्टि, समष्टि, यानी कि क्षेत्र समष्टि, समष्टि, समष्टि जो भी लिख दीजिए। इसका मतलब क्या है, क्षेत्र अधिग्रहण कर सकते हैं, क्षेत्र अधिग्रहण, क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। इसका मतलब क्या है, कोई बाहर से कुछ चीज़ ले लेते हैं। क्षेत्र अधिग्रहण मतलब क्या, इसका मतलब विलय भी कर सकते हैं, यानी कि मर्ज कर सकते हैं, विलय। इसका मतलब क्या हो लिखा जा सकता है, विलय भी लिख सकते हैं, विलय। विलय मतलब क्या होता है, मर्ज, MERG, मर्ज। अरे बहुत सी ज़्यादा मर्ज मतलब मिला देना। तो क्षेत्र समष्टि या मर्ज कहिए या विलय कहिए, अधिग्रहण, इतना तो सब समझ ही जाएंगे क्या है कॉन्सेप्ट। यानी कि जैसे कोई क्षेत्र जो है भारत सरकार,
भारत सरकार कोई क्षेत्र बाहर से ले लिया, विदेशी राज्य से, जैसे हमने जो है 35वां संविधान संशोधन अधिनियम किया, 34वां पहले किया, 35वां किया, पहले 34वां होता है लेकिन फिर 35वां। तो 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ये 1975 की बात है, सिक्किम को जो है मिला लिया गया भारत में। सिक्किम पहले दूसरा देश था, छोटा सा दूसरा देश था, बाद में सिक्किम ने हमसे अपील किया, भारत से अपील किया कि हमको मिलाई अपने में। तो संविधान में 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में हुआ, जिसमें सिक्किम को मिला लिया गया। हालांकि 36वां संविधान संशोधन एक्ट 1976 के द्वारा जो है सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण राज्य को दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य को दर्जा दे दिया गया। तो विलय किया गया कि नहीं? अगर विलय किसी राज्य का किसी क्षेत्र को विदेशी को विलय किया गया तो भारत के जो उस क्षेत्र के नागरिक हैं स्वतः भारत के नागरिक हो जाएंगे, स्वतः जो है भारत के नागरिक हो जाएंगे, पहले नंबर पे। फिर हमने देखिए इसके साथ में अगर बात करें, इसके साथ में जब 100वां संविधान संशोधन हुआ, 100वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अधिनियम, ये 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जब आया है, ये कब आया है? 2015 में। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा जब लाया गया तो बांग्लादेश के साथ हमारा कुछ इनक्लेव मतलब कुछ गांव, कुछ बांग्लादेश को देना पड़ा और कुछ बांग्लादेश भारत में अधिग्रहण करना पड़ा। तो बांग्लादेश के जो इनक्लेव जो भारत में आए, सम्मिलित हुए, जो भारत बांग्लादेश का जो क्षेत्र था, गांव वाला क्षेत्र था, जो भारत में आ गया, शामिल हो गया, तो बांग्लादेश से जो आया हुआ भारत में जो उस क्षेत्र के माध्यम से जो लोग आए, जो व्यक्ति आए, अब वो भारत के अभी व्यक्ति थे, अब वो भारत के क्या हो गए? नागरिक, स्वतः। तो जब क्षेत्र समष्टि किया जाता, मर्ज किया जाता, विलय किया जाता है या क्षेत्र अधिग्रहण किया जाता है, तो स्वतः उस क्षेत्र के लोग जो होते हैं नागरिक हो जाते हैं। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान ऐसा बोलता है, बताता है, उसी के आधार पे। हालांकि संविधान की व्याख्या करने का पावर केवल न्यायालय महोदय को है। क्लियर हो रहा है? तो ये 5 प्रकार से अर्जन कर सकते हैं। एक तो जन्म के आधार पर, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिक क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र, ये यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम कितने प्रकार से त्याग सकते हैं, सवाल ये है, कितने प्रकार से त्याग सकते हैं? त्यागने का जो तरीका भैया 3 तरीका हमने बताया है। हमने क्या बताया? जो हमारे यहाँ देश में है, प्रचलन में व्यवस्था है, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है नियम त्यागने का, वही अभी तक चला आ रहा है। तो उसमें 3 तरीके का त्याग सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, किसी देश की नागरिकता कोई व्यक्ति जो है ग्रहण कर लेता है किसी भी देश की, तो भारत की नागरिकता जो है तुरंत उसकी समाप्त हो जाता है। और कोई व्यक्ति अगर अपने देश की नागरिकता छोड़ना चाहे, स्वेच्छा से छोड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है। अब जैसे कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता छोड़ना चाहता है, नागरिकता से क्या करना चाहता है? स्वेच्छा से नागरिकता से हटना चाहता है, नागरिकता से हटना चाहता है या नागरिकता छोड़ना चाहता है, हटना चाहता है, तो क्या होगा? अगर युद्ध चल रहा है, भारत का क्या हो रहा है? भारत का किसी देश के साथ क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। भारत का किसी देश के साथ यदि युद्ध हो रहा है, कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नागरिकता, स्वेच्छा है एक, नागरिकता छोड़ना चाहे, हटना चाहे नागरिकता से, और उस समय भारत का युद्ध चल रहा हो, नागरिकता से तो हट तो सकता है, स्वेच्छा से नागरिकता से हट सकता है, त्याग सकता है,
कि हम भारत की नागरिकता त्यागते हैं, अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा, पंजीकरण कराना पड़ेगा कि हम जो है नागरिकता त्यागते हैं, त्याग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ सत्य है कि यदि भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो तब नागरिकता नहीं त्याग सकता है, ये ध्यान देना है, नागरिकता नहीं त्याग सकता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और दूसरी चीज क्या है, और किसी दूसरे देश की ग्रहण कर लिया, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया, ग्रहण, किसी दूसरे देश की यदि नागरिकता ग्रहण कर लिया है व्यक्ति तो उसकी नागरिकता स्वतः भारत से समाप्त हो जाएगी। लेकिन विवाह करने से नागरिकता समाप्त नहीं होती। जैसे सानिया मिर्जा टेनिस की खिलाड़ी, प्रसिद्ध टेनिस की खिलाड़ी, गाना जो चला था वो बात अलग है, वो तो गाना चलना न चलाना वो तो सब भोजपुरी वाले का, भोजपुरी तो अपना तहलका मचाई देते हैं डीजे पर, सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जान गया है डीजे पर, भोजपुरी वाले अपना बना देते हैं, वो अलग चीज़ है। तो सानिया मिर्जा ने जैसे पाकिस्तान से विवाह कर लिया किसी लड़के से, वो भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी, तो विवाह करने से नागरिकता समाप्त नहीं होता। हाँ, ये वहाँ की नागरिकता अगर पाकिस्तान की ले लेती हैं तो यहाँ की नागरिकता स्वतः, भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। यदि सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो स्वतः भारत की नागरिकता ग्रहण नागरिकता वहाँ पे ले लेंगे, तुरंत यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरे देश की नागरिकता यदि ग्रहण करते हैं तो स्वतः भारत से समाप्त, स्वतः भारत से समाप्त हो जाएगा। ये तीन चीजें, दो चीजें हो गया। अब तीसरा क्या चीज है, नागरिकता वंचन के द्वारा। वंचन, वंचन मतलब क्या होता है कि अगर देश को लगे, किसको लगे, देश को लगे, भारत सरकार को लगे वंचन। वंचन मतलब इसका इंग्लिश क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या नाम इसका है, डिप्रीवेशन, डिप्रीवेशन। तो डिप्रीवेशन यानी कि वंचन, वंचन मतलब यदि भारत सरकार को लगे, भारत सरकार को लगे कि यह व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, किसी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, या देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर सकता है, इस प्रकार की, या जो है देश को क्षति पहुंचाने में, राष्ट्र की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगा है, इस प्रकार का पूर्ण रूप से संतुष्टि हो जाने पर उस पर जांच होगा। ऐसे नहीं होगा कि तुरंत हटा दिया जाएगा, बिना जांच पड़ताल के ऐसे काम नहीं होता, जांच पड़ताल सब उसका नियम कायदा कानून है। लेकिन फिर भी इस प्रकार का अगर लगता है तो सरकार उसे क्या कर सकती है, नागरिकता से हटा सकती है। यही इतना नहीं, देखिए क्या नाम है, जैसे उस व्यक्ति ने फर्जी तरीके से नागरिकता ले लिया है, फर्जी तरीके से, या संविधान के प्रति अनादर जताया है, या शत्रु के साथ क्या कर लिया है, मित्रता कर लिया है ना, और उसे जो है पंजीकरण या प्राकृतिक में 5 वर्ष के दौरान जो है 2 वर्ष की सजा हुआ हो। अब जैसे बताए ना कि पंजीकरण के द्वारा या प्राकृतिक क्षेत्र वाला, इस तरीके का पंजीकरण या प्राकृतिक क्षेत्र वाला है, और 5 साल यहाँ पर था, यहाँ पे 10 साल, उसी 5 साल में दौरान उसी में व्यक्ति को 2 साल की सजा हो गई हो, फिर भी उसने अपना उल्टा सीधा दिखा के नागरिकता लिया हो, तो भी वंचन हटा दिया जाएगा। वंचन मतलब उसकी नागरिकता छीन लिया जाएगा। या किसी शत्रु देश से मिल गया हो, शत्रु देश हमारे कौन है, 1 नंबर पे पाक है और दूसरे नंबर पे कौन, चीन, ये 2 शत्रु हमारे देश हैं। इनसे अगर उसने मिल गया है, कोई व्यक्ति मिल गया है हमारे शत्रु देशों से, गलत तरीके से गलत राजनीति कर रहा है, कुछ भी कर रहा है XYZ, तो देश के लिए अखंडता और एकता को, सुरक्षा को जो है खतरा हो रहा है, तो भी उस पर जांच पड़ताल के माध्यम से जो है उसको हटा दिया जाता है, उसकी नागरिकता छीन ली जाती है। यही इतना नहीं, और भी कई हैं। अरे इतना नहीं समझते हैं महाराज, तब फिर क्या समझेंगे। और यही इतना नहीं, और यदि संविधान का अनादर किया हो, संविधान का अनादर किया हो और फर्जी तरीके से, देखिए जो नागरिकता लिया था, नागरिकता फर्जी तरीके से अगर लिया हो, किस तरीके से,
फर्जी तरीके से, अगर फर्जी तरीके से नागरिकता ग्रहण किया है तो भी हटा लिया जाएगा, वंचन कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। और संविधान का अनादर करना ही नहीं है, संविधान का यदि अनादर कर रहा है, क्योंकि भारत में सबसे ऊपर कौन है? संविधान, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 2 से 15 फिर 2 से 15 बोलिए 5 से 11 भाग 2 नागरिकता है, ये भी संविधान का ही पार्ट है। तो संविधान, देश का जो शासन चलता है संविधान के आधार पर चलता है। तो संविधान का अनादर अगर किया है तो भी उसकी नागरिकता छीना जा सकता है। लेकिन राजनीतिक हित के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर संविधान है और संविधान की व्याख्या कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो रहा? क्योंकि संसद जो है अपने मनमाने तरीके से कोई कार्य नहीं कर सकता है। अगर मनमाने के तरीके से विधि के खिलाफ कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देती है, मूल ढांचा का सिद्धांत ला करके। मूल ढांचा का सिद्धांत आपको पढ़े होंगे, केशवानंद भारती बनाम के राज 1973 के केस में आया था। इस पे प्रश्न पूछा गया मूल ढांचे के सिद्धांत से। तो ये 3 प्रकार से जो है वंचन किया जा सकता है। एक तो स्वेच्छा से कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग दे भारत की तो चला जाएगा, किसी देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है। और जो है वंचन मतलब समझ में आ गया होगा कि ये सब है किसी शत्रु देश से या किसी का नागरिकता फर्जी या संविधान का अनादर किया हो, किसी गैर कानूनी गतिविधियों में, आतंकवादी विधियों में लिप्त हो तो भी वंचन किया जा सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा नागरिकता क्या है। एक पार्ट 1 क्या पार्ट 2 है, पार्ट 1 2 सब एक ही में है। अब इसमें हमको केवल पढ़ना है CAA अलग से, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये अलग विस्तार में टॉपिक है, करंट से जुड़ा हुआ है, समसामयिक घटनाएं इससे जुड़ेगी। और साथ में जो है एक OCI यानी कि प्रवासी भारतीय जिसे कहते हैं, समुद्र पारी देश वाले जो लोग हैं, और PIO यानी इसका मतलब भारतीय मूल के लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इसको हम एक अलग टॉपिक में दोनों को अंतर देख के करेंगे क्या है। इसी पर हम अपनी वाणी को आज के क्लास में विराम देते हैं। आप सभी को हम आशा करते हैं हमारा वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा आज फास्ट नहीं पढ़ाएं, नहीं तो कभी बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा देते हैं। फिर भी हम कितना भी धीरे पढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ फास्ट हो ही जाता है। उतना धीरे हम नहीं पढ़ा पाते हैं जितना धीरे पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने मतलब उतना धीरे पढ़ाने कोई मतलब नहीं निकलता है सिविल क्लास में। वनडे वाले इससे ज़्यादा तेज तराज भाई, आप देखिए वनडे वाले इससे ज़्यादा तेज तराज। और PCS से SDM बनने के लिए या UPSC निकालने के लिए IFS बनेंगे या IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, तो इतना लो में नहीं लेके चलना है। समझ में आ गया होगा तो लाइक बटन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अपने 10-15 मित्रों को शेयर कीजिए और उनसे कहिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारी विनती है लाइक एंड सब्सक्राइब से। इंटरव्यू में हम इसलिए कहते हैं भाई, देखिए इंटरव्यू में होता क्या है, इंटरव्यू में होता है ना कि सबसे पहले जाते हैं ना तो सर नमस्ते, आ रहे हैं तो भी सर नमस्ते, बहुत विनम्रता पूर्वक हम्बल्टी देखा जाता है क्या है व्यक्ति में। और ये सब धीरे धीरे विकसित हो जाता है क्लास करने के दौरान। तो अब ऐसे नहीं तेजी ताली पीट के भैया सर नमस्ते कह दीजिए, अरे कहिए सर नमस्ते, कैसे हैं, ठीक है सर। हल्का सा स्माइलिंग आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे जान जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।